क्वाड के लिए आज रात जापान रवाना होने जा रहे हैं पीएम मोदी। 24 मई को क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 2 दिन का उनका दौरा है ये, 23 और 24 मई का। क्वाड समिट में कई वैश्विक मुद्दों पर बात होगी। सबसे अहम, चीन को घेरने के लिए क्वाड के ये देश, क्वाड के सदस्य देश रणनीति बनाएंगे। आपसी सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर देंगे चारों क्वाड देश। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जापान में 40 घंटे में 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। सोचिए, एनर्जी देखिए और टाइम का यूटिलाइजेशन देखिए। 24 मई को राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी एक शिखर वार्ता है जो करीब आधे घंटे चलेगी। टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 30 से ज्यादा जापानीज सीईओ से मुलाकात करेंगे, जिसमें सीईओ है, जिसमें सुजुकी है, जिसमें होंडा है, जिसमें यूनिक्लो है। तमाम तरह की कंपनियां हैं, इनके सीईओ से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का कार्यक्रम है, जापान के प्राइम मिनिस्टर से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। सब द्विपक्षीय बातचीत की बात मैं कह रहा हूं। क्वाड समिट तो है ही 2 घंटे की अलग। इसके अलावा भारत और जापान की साझेदारी से चीन घबराया है, ये एक और खबर आ रही है। चीन की सप्लाई लाइन चोक कर सकते हैं भारत और जापान। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको। भारत और जापान के हाथों में चीन का चोक पॉइंट है। चीन के खिलाफ मलक्का की खाड़ी के करीब भारत और जापान की बड़ी साझेदारी। अंडमान निकोबार द्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जापान भारत की मदद कर रहा है। समझिए इस खबर को। इस रूट से 60,000 से अधिक कमर्शियल शिप हर साल गुजरते हैं। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय, जो हमारे संवाददाता इस वक्त टोक्यो में मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए आप। क्वाड की मीटिंग में भारत और जापान के बीच बहुत ही अहम साझेदारी की उम्मीद जताई जा रही है। और उसकी एक बड़ी जो वजह है वो है अंडमान निकोबार के पास जो मलाक्का स्ट्रीट है, जो कि चीन का चोक पॉइंट कहा जाता है। अगर उसको चोक कर दिया भारत और जापान ने, अगर युद्ध की नौबत आई, जिसकी आशंका से इंकार नहीं किया जा रहा है चीन की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए, तो उसको चोक करने की स्थिति में चीन का पूरा जो एनर्जी शिपमेंट है वो बुरी तरह प्रभावित होगा। चीन का आप समझिए कि 60,000 से ज़्यादा शिप उस मलाक्का स्ट्रेट से होकर के गुजरते हैं। और वो चीन का एक बड़ा रूट है जिसके ज़रिए चीन अपना पूरा कारोबार को अंजाम देता है। और ये जो प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, इस प्रशांत महासागर में जो चीन की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का एक फोकल पॉइंट है एक तरह से वो मलाक्का स्ट्रेट है। चीन की पूरी इकोनॉमी को वो एक जीवन दान है मलाक्का स्ट्रेट, और वो अंडमान निकोबार के नज़दीक है। तो उसको ज़रूरत पड़ने पर भारत और जापान की आपसी साझेदारी में अगर उसको चोक किया गया तो चीन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। तो सीधे चलते हैं जापान। अभिषेक टोक्यो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताइए, जो आपने खबर दी, क्या इसको लेकर भी जब भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता कर रहे होंगे तो क्या उसमें इस बात को उठाया जा सकता है? क्वाड पे मैं बात करता हूं, अभी आता हूं क्वाड पे बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और मैं आपको अपडेट कर दूं, यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं। मलक्का का एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही अहम है, क्योंकि चीन का जो टोटल उनका जो एनर्जी सप्लाई है उसका एक बड़ा जो केंद्र है वो मलक्का स्टेट अंडमान निकोबार के करीब है। और अंडमान निकोबार में जापान बिजली समेत जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं उनमें अच्छा खासा निवेश कर रहा है। ये एक बड़ा मसला है। और देखिए, मैं आपको ओकुरा होटल दिखा रहा हूँ यहाँ का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो इस समय यहीं ठहरे हुए हैं। यहाँ ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन का यहाँ पर होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुँचेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के, ये जो एक चतुर्भुज है, ये जो क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, ये इसका फोकल पॉइंट यही है कि ये जो इंडो पैसिफिक है ये फ्री होना चाहिए। और चीन की जो दादागिरी, जो एकाधिकार और प्रभुत्ववादी नीति है, उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। इसी का कोई ना कोई ठोस तोड़ सामने आएगा। कुछ बातें हमारी जानकारी में है भी फिलहाल नहीं, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है अभिषेक कि बार बार कि ये तो नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो व्यापार की बातें होंगी, इसमें तो अर्थव्यवस्था की बातें होंगी, आर्थिक चुनौतियों की बातचीत होंगी। उस बीच चीन का, अगर आपको चीन का जो इतना एक्सपेंशनिस्ट रुख है उस पर लगाम लगानी है तो आपको उसमें वहां पर बात तो करनी पड़ेगी उसको लेकर। तो वो दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे मिलती हैं? देखिए, व्यापार को फैसिलिटेट करने के लिए, व्यापार फैसिलिटेट हो उसके लिए मिलिट्री पावर बहुत ज़रूरी होता है। ये तो इतिहास का विषय है।
और अगर इस इंडो पैसिफिक में अगर फ्री एंड फेयर व्यापार का मूवमेंट हो तो वो तब होगा जब चीन की जो सबमरीन इसमें घूम रही है, जो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं, जो S-6 बॉम्बर उड़ा रहा है, अगर वो दूसरे देशों को थ्रेट करते रहेंगे तो ये पूरा सी ऑफ जापान हो, साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, इसमें कहीं भी फ्री एंड फेयर मूवमेंट हो नहीं पाएगा। तो व्यापार तो तब हो ही नहीं सकता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने बड़ी अहम बात की, अपने एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, क्वाड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है अभिषेक, वो बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथनी एल्बनीज टोक्यो जाएंगे, स्कॉट मॉरिसन नहीं जाएंगे। एंथनी एल्बनीज जाएंगे क्योंकि स्कॉट मॉरिसन चुनाव हार चुके हैं। मंगलवार को अमेरिका, जापान और भारत के प्रधानमंत्री से 1-to-1 मुलाकात करेंगे एल्बनीज। चीन के प्रति झुकाव की वजह से सुर्खियों में है एल्बनीज, और सवाल यही है कि एल्बनीज क्या क्वाड की उस भावना को आगे बढ़ाएंगे जो स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑस्ट्रेलिया की भावनाएं आई थी यहां पर। क्योंकि स्कॉट मॉरिसन जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों में न केवल खटास आई, बल्कि कई बार चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकियां दी, ऑस्ट्रेलिया ने अपना डिफेंस बजट तक बढ़ाया, और यह भी बहुत बड़ी चिंता का कारण था। लेकिन अब एल्बनीज आ चुके हैं जो कहे जाते हैं कि चीन के प्रति थोड़े सॉफ्ट हैं। स्कॉट मॉरिसन की पार्टी को, यानी जो वहां की जो पार्टी थी लिबरल पार्टी, उसको करारी हार मिली है और लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज ने जीत हासिल की है। 2 बार भारत आ चुके हैं एंथनी एल्बनीज, लंबे समय तक मुख्य विपक्ष के मुख्य नेता रहे और चीन के समर्थक माने जाते हैं। समर्थक नहीं तो कम से कम सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखता है। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के दौरान कई रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन का मुद्दा उठा। ये तक दावा किया गया कि एल्बनीज के प्रचार के दौरान कई गाड़ियों और बोर्ड्स पर जिनपिंग की तस्वीर लगी थी। हालांकि इसको प्रोपेगेंडा बताते हैं वो। एंथनी एल्बनीज की जीत के बाद चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एंथनी की जमकर तारीफ की है। तो ये सब क्या है और क्या ऐसे में जो कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, आइए उन पर अब नजर डालते हैं। क्या एंथनी के पीएम बनने पर मंगलवार को होने जा रही क्वाड की बैठक को झटका लगेगा? क्या क्वाड जो चीन को कंट्रोल में करने के लिए, एक लाइन में कहें तो चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए जो संगठन बनाया गया है, क्या अपना काम सही से कर पाएगा? क्या एंथनी एल्बनीज क्वाड और ऑकस को लेकर चीन के समर्थन में नरमी ला सकते हैं? क्या यह बहुत बड़ा झटका होगा क्वाड देशों के लिए? क्या एंथनी एल्बनीज की जीत से क्वाड का फाउंडेशन हिल गया है? लेबर पार्टी की जीत के बाद क्या भारत को ऑस्ट्रेलिया से कोयला और रेयर अर्थ मिलने में दिक्कत होगी? रेयर अर्थ मटेरियल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।